किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार और साथ साथ ही गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार और गंदरू भाई को भी जोहार। झुमकी बहन को प्रणाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हमारे किसान भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुशहाल हैं। बिल्कुल। तो अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लिए चलते हैं किसान भाई बहनों को कृषि समाचार की ओर। तो आइए किसान भाइयों देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला के 30 आदिवासी मछुआरों को सरकार देगी पक्का आवास। पशुओं के परजीवी रोग के इलाज से पहले जरूरी है खून जांच कराना। बरसात में प्याज की अच्छी उपज देने वाला प्रभेद है N53 और एग्रीफाउंड रेड। और अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग द्वारा गुमला जिले के आदिवासी जाति के परंपरागत मछुआरों के लिए मछुआ आवास योजना लागू की गई है। राज्यादेश के अनुसार विभाग को गुमला जिले में 30 मछुआरा आवास निर्माण का लक्ष्य मिला है। इस योजना से लाभ उठाने के लिए इच्छुक मछुआरों से 27 जुलाई 2013 तक सभी आवश्यक कागजात के साथ आवेदन आमंत्रित है। इसमें गरीबी रेखा के नीचे के मछुआरों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही एक गांव से 10 या उससे अधिक आवेदन प्राप्त होने पर भी चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र पलांडू में पौधशाला लगाने की विधि और पौध प्रबंधन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समय समय पर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। बागवानी के इच्छुक किसान इन प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेकर इससे फायदा उठा सकते हैं। पौधशाला के विधि के बारे में यहाँ पे हमारा पलांडू स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान परिसर में साल भर में बहुत सारे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहते हैं। वो 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है और 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। कोई अगर एंटरप्रेन्योर पौधशाला लगाना चाहते हैं या पौध प्रबंधन की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। जनरली हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम जनरली 25 आदमी का समूह में होता है और ये किसी न किसी संस्थान के द्वारा जनरली लोग आते हैं और यहाँ पे ये ट्रेनिंग होता है। जो यहाँ पे रहने का प्रबंध है, जहाँ पे जो ट्रेनिंग यहाँ पे रह के इसका ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। बरसात के दिनों में पशुओं को बाहरी परजीवियों से थैलेरिया, बेबिसिया, सरा और एनाप्लाज्मा नामक बीमारी होने का खतरा रहता है। इन बीमारियों से बचाव के लिए पशुपालक अपने पशुओं का पहले खून जांच कराएं, रोग पता करके ही पशु चिकित्सक से इलाज करवाएं। बरसात के दिनों में पशुओं में बाह्य परजीवियों के प्रकोप से कई रोगों का खतरा बढ़ जाता है। अगर उचित तरीके से इनका इलाज न किया जाए तो मवेशियों की जान भी जा सकती है। पशुपालक इलाज से पहले ये पता लगा ले कि कौन सा रोग है और किस परजीवी का प्रकोप है। इसके लिए सबसे जरूरी है पशुओं का खून जांच करवाना। मैं अपने किसान भाइयों को बरसात के मौसम में रक्त परिजीवी रोग के बारे में बतलाना चाहूँगा। 4 तरह की बीमारियां हैं जिसमें कि थैलेरिया, बेबेसिया, सर्रा और एनाप्लाज्मा हैं, जो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर वो बाह्य परिजीवी अठैल वगैरह की वजह से होते हैं। तो इसमें सबसे उपयुक्त ये रहेगा कि हमारे किसान भाई खून का जांच करवाएं, रोग का सही पहचान करें और उसके लिए सही दवा का उपयोग अगर वो करते हैं तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। और ये सब अपने मन से ना करें, वो हमेशा पशु चिकित्सक को बुला लें और उसके बाद फिर उसका सही उपाय कराएं ताकि उनको कम से कम वित्तीय घाटा हो। सब्जी फसल प्याज की कुछ ऐसी किस्में हैं जिसकी खेती हम बरसात में भी कर सकते हैं। ये किस्म है N53 और एग्रीफाउंड रेड। ये झारखंड के लिए अनुशंसित है और इसकी उपज क्षमता भी बहुत अच्छी है। बरसात के मौसम में प्याज की खेती से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए जिन उन्नत प्रभेदों का चयन करना विशेष फायदेमंद साबित होगा, उस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। खरीफ में जैसे भी अब बरसाती जो हम सब खेती करते हैं खास करके प्याज की, तो उसमें जैसे कि N53 जो किस्में आती हैं प्याज की वो बहुत ही अच्छी है और साथ में एग्रीफाउंड रेड कहते हैं। तो ये दोनों जो किस्में हैं ये बरसात के समय के लिए बहुत अच्छी किस्में हैं जो कि आप इसमें किसान भाइयों लगाएं और इसकी आपको उपज अच्छी प्राप्त होगी।
किसान फसलों पर तरल दवा छिड़काव करने के लिए कृषि उपकरण नैपसेक स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे बड़े कई आकार में आता है। इसके हैंडल को पंप करने पर दबाव बनता है और घोल का छिड़काव होता है। सफल किसानों की श्रेणी में चलिए मिलते हैं उस कामयाब किसान से जिनकी सोच, काम और अंजाम काबिले तारीफ है। अनाज श्रेणी की फसलें हों या सब्जी फसल, सभी में समान मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन किसान के काम करने का तौर तरीका ही वो आधार है जिसके बूते वो हर फसल से अच्छी उपज पाने में कामयाब होता है। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही कामयाब किसान से। मुझे खुशी होती है कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए और इससे अच्छी आमदनी भी हो सकती है। अगर कृषि आघात पिछात निकाला जाए, उत्पादन अगर किया जाए तो उस आधार पर, जैसे कि यहाँ पर मकई 1.5 एकड़ में लगा हुआ है, तो इसमें करीब अभी निकलता है तुरंत 15-20 दिन में, महीना दिन में, तो हमको अच्छा रेट मिल जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। साथ ही अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। मंडी भाव। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2025 रुपए। चावल मध्यम 2075 रुपए से 2350 रुपए। चावल उत्तम 2750 रुपए से 4400 रुपए। गेहूं 1400 रुपए से 2100 रुपए। चना 3700 रुपए से 4050 रुपए। दाल अरहर 5600 रुपए से 6550 रुपए। दाल मसूर 4550 रुपए से 5050 रुपए। दाल चना 4550 रुपए से 5000 रुपए। सरसों तेल 8550 रुपए से 9750 रुपए। चीनी 3350 रुपए से 3450 रुपए। आलू 750 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1200 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली, मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में, है ना? बिल्कुल। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम और इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। पिछली बार मौसम ने फसल का बहुत नुकसान किया, मगर चेतराम किसान के जीवन में फिर भी खुशहाली है। मैंने मौसम आधारित फसल का बीमा जो करा रखा था, जिसका क्लेम मुझे 45 दिनों के अंदर मिल गया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में कम या अधिक वर्षा और रबी में बेमौसमी वर्षा, तापमान, नमी आदि से होने वाले फसल के संभावित नुकसान की भरपाई की जाती है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा लागू मौसम आधारित फसल बीमा योजना से लाभ उठाएं। तुरंत निकट के सरकारी बैंक की शाखा या कृषि अधिकारी से संपर्क करें। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। आज क्या ख्याल है गंद्रू भाई? ख्याल तो बिल्कुल नेक है। अभी बरसात का मौसम है और खुशियों का मौसम है। कहते हैं कि बरसात का मौसम किसानों के लिए बिल्कुल अपार संभावनाएं लेकर के आती हैं, खुशियां लेकर आती हैं, खुशहाली लेकर के आती है, हरियाली लेकर के आती है। लेकिन बरसात के मौसम में खेती गृहस्थी के साथ साथ किसान भाई जो मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो बरसात के मौसम में मुर्गियों की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, हम किस तरह से बरसात के मौसम में अपने मुर्गियों की देखभाल करें, इसी विषय पर आज हम आपको जानकारी भी दिलवाने जा रहे हैं। और झुमकी बहन, ये जानकारी दे कौन रहे हैं? जानकारी लेने के लिए आप तैयार हैं ना? जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुशील प्रसाद। आज हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में मुर्गियों की खास देखभाल कैसी करनी चाहिए, और ये सारी जानकारियाँ देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ है डॉक्टर सुशील प्रसाद सर। सर, हमें बताएं कि खास ये मौसम है बरसात का, और बरसात में काफ़ी ध्यान रखनी पड़ती है। आप हमें बताएं कि मुर्गियों की देखभाल इस मौसम में कैसी रखनी चाहिए? देखिए, मौसम के अनुसार मुर्गियों में भी प्रबंधन में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि गर्मी के दिनों में हम अलग तरीके का प्रबंधन करते हैं, साथ में बरसात के दिनों में, ठंड के मौसम में। तो उसी प्रकार जैसा कि अभी मानसून भी शुरू हो चुका है, तो इस समय अगर हम मुर्गियों की देखभाल की बात करें तो मुर्गियों में हमें कुछ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी। जैसे कि उनके प्रबंधन में हम लोग अगर मुर्गियों का पालन अगर डीप लीटर पद्धति में करते हैं, तो डीप लीटर पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि हम लीटर बिछाकर और मुर्गियों को रखते हैं, और उनका दाना बर्तन, पानी बर्तन उस लीटर के ऊपर में ही लगा दिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में आपको सबसे पहला चीज़ है कि उस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये लीटर में ज़्यादा नमी नहीं हो, यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा बहुत सारे बीमारियों का प्रकोप मुर्गियों में हो सकता है। तो इसे सूखा रखने के लिए आप सबसे पहला कार्य है कि मुर्गियों के घर के को हवादार रखें। साथ में समय समय पर जो लीटर है, यानी कि जैसे कि आप पुआल की कुट्टी या धान की भूसी या फिर लकड़ी का बुरादा उसके अंदर डालते हैं, तो उसकी में थोड़ा चूना मिला करके उसको उलटते पलटते रहें। कभी भी इसमें ध्यान रखें कि लीटर को कभी भी जैसे ढेला जैसा हो जाता है उसको आप तोड़ करके मिला करके रखें, तभी वह आपका प्रबंधन सही हो सकता है। जी, साथ ही किसान बंधु ये भी जानना चाहते होंगे कि इस बरसात के मौसम में किस तरह के खान पान का ध्यान रखा जाए। डॉक्टर साहब हमें बताएं कि किस तरह के खान पान अभी देना चाहिए। खान पान में तो आप जो खाना दे रहे हैं वो वही का भोजन चलेगा, लेकिन इसमें इसके दाना का भंडारण करने को आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि अगर दाना का भंडारण अगर आप सही नहीं करेंगे तो बरसात के दिनों में बहुत जल्द उसमें फफूंद लग जाता है, यानी कि फंगस लग जाता है। और ये फंगस लगने के कारण ये जो भी फंगस जिसे हम लोग कहते हैं अफ्लाटॉक्सिन, एक तरह का फंगस से निकला हुआ जहर है। तो ये अगर दाना अगर मुर्गियों को खिला दिया जाए तो ये निश्चित रूप में आपकी मुर्गियां मरना शुरू हो जाएंगी। तो आप दाना का प्रबंधन अच्छी तरह से करें। आप ऐसे जगह पर रखें, जैसे कि बहुत जगह पर हमने देखा है कि किसान भाई दाना का जो बोरा होता है उसे दीवार से लगा करके रख देते हैं। तो जब दीवार में पानी का सिरन होगा तो उससे क्या होता है कि दाना में भी नमी आ जाती है, और दाना में जब नमी आ जाएगा तो उसमें फंगस लगना निश्चित है। और फंगस लगा हुआ अगर दाना अगर आप खिलाते हैं मुर्गियों को तो यानी कि वो
भोजन उनके लिए जहर है। आप दाने का प्रबंधन के लिए आप उसे सूखे जगह पर रखें। दूसरा है कि अगर बोरा में दाना अगर आप ला रहे हैं तो उसे आप प्लास्टिक का ड्रम या टीना का ड्रम है उसमें आप दाना को रखें। तीसरा चीज़ है कि अगर बीच बीच में जिस दिन धूप निकले उस दिन आप दाने को हो सके तो थोड़ा सा धूप में सुखा लें और तब मुर्गियों को खाने के लिए दाना दें। बहुत अच्छी जानकारियाँ हैं। साथ में किसान भैया, अब आप सोचते होंगे कि ये दानों को नमी से बचा के रखना है, लेकिन अब याद आती है कि टीकाकरण, बरसात के मौसम में भी क्या मुर्गियों का टीकाकरण करना ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया कि इसमें बरसात के दिनों में टीकाकरण के लिए बरसात हो, गर्मी हो या जाड़ा हो, इसके लिए आपको टीकाकरण रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीकाकरण आपको किसी भी मौसम के लिए मुर्गियों के उम्र के हिसाब से दिया जाता है। अगर बरसात के दिनों में भी अगर चूजे आप लाते हैं या आप देसी मुर्गी रख कर के चूजे निकालते हैं तो उन्हें निश्चित रूप में आप टीकाकरण करें। जैसा कि आपको पता होगा, जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि 3 दिन पर हमें रानीखेत का F1 टीका लगा देना है, जिसे देने की विधि भी बहुत आसान है। 1 बूंद आँख में और 1 बूंद नाक में दिया जाता है और 14 दिनों तक पर आप इसे गंभोरों का टीकाकरण करें। यह भी आपको देने का विधि उसी तरीके से है। अगर मुर्गी पालक भाई अगर आप ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो उनमें आपको यही 2 टीके देने की ज़रूरत है। अगर आप अंडे देने वाली मुर्गियों का पालन कर रहे हैं तो इसके अलावे 6 सप्ताह पर आप मुर्गियों में चेचक का टीका, जिसे कि बाज़ार में आपको फाउल पॉक्स के नाम से जाना जाता है, वो टीकाकरण कर दें 6 सप्ताह पर। और 8 सप्ताह पर रानीखेत का दूसरा टीका, जिसे R2B के नाम से जाना जाता है, इसे आप R2B टीका सुई से देना है और इसे 0.5 ml आप प्रत्येक मुर्गियों को जांघ में लगा दें, तो इससे आपकी मुर्गियां इन बीमारियों से सुरक्षित रह सकती हैं। किसान भाइयों, अब साथ में शायद ये भी प्रश्न होगा कि बरसात के मौसम में मुर्गियां जो अंडे देती है उनके छिलके में क्या प्रभाव होता है? देखिए, मुर्गियों का अंडे के छिलके का दाना से बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। अगर आप के दाना में जो आप अंडे का छिलका देख रहे हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी कि कैल्शियम मुख्य रूप से होता है, जिसे मुर्गियां अपने शरीर के से कहें खून से या हड्डी से निकाल करके अंडे बनाती हैं। तो अगर आपके मुर्गियों के दाने में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो निश्चित रूप में अंडे का छिलका कमज़ोर आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनमें प्रत्येक 100 किलो दाना पर 4% उसमें सेल ग्रीट कैल्शियम के लिए दिया जाता है, उसे आप निश्चित रूप में दें, नहीं तो आपके मुर्गियां जो अंडे देंगी वो छिलका कमज़ोर होगा और जिससे कि आपके अगर क्रैक अंडा आ जाता है तो जो कि बाज़ार में बेचने में भी आपको असुविधा होती है और वो नुकसान आपका ही होगा। तो इसलिए इस चीज़ को करें। और ख़ास तौर से मुर्गे पालक भाई बरसात के दिनों में एक बात का निश्चित रूप में ध्यान रखें कि चाहे वो अगर देसी मुर्गी पालन कर रहे हो या फार्म में मुर्गी पालन कर रहे हैं, उनका डिवर्मिंग यानी कि कीटनाशक दवा एक बार 2 महीने के अंतराल पर अवश्य दें। जैसे कि अगर फार्म में भी अगर आपने मुर्गियां डीप लीटर में रखा है तो उसे 2 महीना जैसे ही बरसात ख़त्म हो उसे एक डिवर्मिंग का दवा निश्चित रूप में दें। एक ही दिन के लिए देना है, पीने के पानी में मिला करके दे दें, तो उससे आपकी मुर्गियां आगे स्वस्थ रहेंगी। किसान भाइयों, आशा करते हो कि सारी जानकारियों से आपको लाभ भी होगा और आप लाभान्वित भी होंगे। उन बातों को ध्यान में रखें और विधि पूर्वक बरसात के मौसम में मुर्गियों को सावधानी से रखें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। नमस्कार। जानकारी तो बहुत बढ़िया रही है ना? बिल्कुल। हाँ, हमारे किसान भाई बहन जितने भी मुर्गी पालक हैं उनको ये जानकारी बहुत लाभ देगा। बिल्कुल। तो ऐसा और अभी बरसात का मौसम है झुमकी बहन, तो वर्षाकालीन सब्जियों की खेती भी हमारे किसान भाई करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वर्षाकालीन सब्जियों की खेती की देखभाल की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बरसात के मौसम में कीट जो लग जाते हैं, रोग लगने की जो संभावनाएं होती हैं वो काफ़ी होती हैं। ऐसे में हमें वर्षाकालीन सब्जियों पर विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, यानी उसके खास प्रबंधन की ज़रूरत होती है। तो आज हम अपने किसान भाई को इस विषय पर भी जानकारी दिलवा दें। बहुत बढ़िया बात है ये तो। और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ
डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी। आज हम आपको बरसात के दिनों में सब्जियों में रोग प्रबंधन के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ श्री डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि बारिश के दिनों में सब्जियों में कौन कौन सी बीमारियां होती है और इनके रोकथाम किसान भाई किस तरह से करें? बहुत ही अच्छा सवाल किया हिमांशु जी कि बरसात के दिनों में सब्जियों में रोग का प्रबंधन ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बरसात के दिनों में किसान भाई जो है विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि किसान भाई सब्जियों में बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उनकी जो पूरी सब्जियां जो है या जो भी फसल हो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों को बरसात के दिनों में सब्जियों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। और बरसात के दिनों में जो प्रमुख रूप से जो बीमारियां आती हैं उसमें जो है पौध सड़न है, फल सड़न है, पत्ती सड़न है, जड़ सड़न है, तथा इस तरह से बहुत तरह की जो है उकठा बीमारी है। इस तरह की बीमारियां जो है बहुत खेत में दिखाई पड़ती हैं, जिसको कि किसान भाई को समय समय पे अपने खेत में जो है विजिट करते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, जिससे कि पता चले कि उनके खेत में कौन सी बीमारी दिखाई पड़ रही है। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को ये बताइए कि बारिश के मौसम में नर्सरी की तैयारी किस तरह से की जाए? बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो बीमारियां जो है सबसे पहले जब हम नर्सरी डालते हैं तो वहीं से स्टार्ट होती हैं। अभी समय ज़्यादातर किसान भाई जो है नर्सरी की खेती की तैयारी कर रहे हैं, नर्सरी डालने की तैयारी में हैं। बहुत सारे किसान भाई नर्सरी डाल चुके होंगे। तो जो किसान भाई नर्सरी डालने की तैयारी में है वो विशेष तौर पे ध्यान दें कि जब नर्सरी डालने जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आप नर्सरी डाल रहे हैं वो थोड़ी ऊंची ज़मीन होनी चाहिए, जिसमें पानी न लगता हो। साथ ही साथ जब नर्सरी डालने जाए तो पहले बीज को उपचारित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीज यदि आप घर का इस्तेमाल करते हैं या बाज़ार का ही इस्तेमाल करते हैं तो उसको उपचारित एक बार ज़रूर से कर लें। यदि सील बंद पैकेट आप लेते हैं जो कि उसके ऊपर लिखा रहता है उपचारित, तो वहाँ पे उपचारित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप घरों का जो बीज इस्तेमाल करते हैं उसको उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। उपचार के लिए साधारण तौर पे जो किसान भाइयों के लिए जो है आसानी से उपलब्ध फंजीसाइड है वो है बाविस्टीन, जिसको कार्बेंडाजिम के नाम से हम लोग जानते हैं। कार्बेंडाजिम को ले लेना है किसान भाई को। 1 ग्राम को लगभग जो है 300 से 400 ml पानी में घुला लेना है। इसके बाद जो है बीज को उसमें डाल के लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर उस बीज को जो है निकाल के फिर पेपर के ऊपर फैला दीजिए। इसके बाद फिर नर्सरी डालें तो उसमें जो है बीज जनित बीमारियां नहीं लगेंगी। साथ ही साथ जब आप बेड पे जब नर्सरी डालने जा रहे हो तो ये ध्यान में रखें कि जो है बेड में उचित नमी होनी चाहिए। नमी की उचित मात्रा बनी रहने पे उसमें जो है पौध का जो है जर्मिनेशन अच्छा होता है और बीज का अंकुरण भी अच्छा होगा और साथ ही साथ बीमारियां भी उसमें नहीं आएंगी। डॉक्टर साहब, अभी आपने नर्सरी डालने के विषय में बताया, तो किसान भाइयों को ये बताइए कि नर्सरी में किस तरह की बीमारियां लगती हैं और किसान भाई इसका रोकथाम किस तरह से कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया हिमांशु जी। देखिए, नर्सरी में प्रमुख रूप से जो बीमारियाँ आती है उसमें से शीर्ष पे आता है पौध सड़न, जो कि एक फफूंद होता है पीथियम। कभी कभी ये फ्यूजेरियम के द्वारा से भी होता है और राइजोक्टोनिया के द्वारा से भी होता है। तो ये सभी तीनों फफूंद जो है मृदा मिट्टी जनित है। ये जो है आपकी मिट्टी में उपस्थित रहते हैं। जब हम आप बीज को उपचारित नहीं करते हैं तो ये बीमारी जो है प्रमुख रूप से दिखाई पड़ती है। इसमें पौध का जो जहाँ से मिट्टी के ऊपर जो तना निकलता है वहीं से जो है सड़ने लगता है, जिसके कारण से पौध जो है अपना वजन बर्दाश्त नहीं कर पाता और गिर जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो है जो मिट्टी से ऊपर जो पोर्शन जो रहता है जिसको कॉलर हम लोग बोलते हैं, कॉलर रीजन में काले काले जो है रॉटिंग हो जाती है और बाद में वो एकदम पूरा गल जाता है, जिसके कारण से आपका पौध जो है सूख जाता है। तो ये जो है प्रमुख रूप से जो नर्सरी की बीमारी है, यदि इसको आप नियंत्रित कर लें तो आपकी जो है तब खड़ी फसल में इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, जिससे कि पौध का उकटने या जो है इस्टेब्लिश होने की समस्या बनी हो। डॉक्टर साहब, किसान भाई जो हमारे खरीफ फसल जो उगाते हैं, खरीफ फसल में किस तरह की बीमारियां लगती हैं और इसकी रोकथाम किसान भाई कैसे कर सकते हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि देखिए जब हम अच्छा पौध भी लगा देते हैं, अच्छी पौध लगाने के बाद भी जो हमारी खड़ी फसल में जो है कई तरह की बीमारियाँ दिखाई पड़ती है। बस बरसात के दिनों में जो प्रमुख रूप से बीमारियाँ आती हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बैगन, टमाटर, मिर्च वर्गीय फसलों में प्रमुख रूप से जो बीमारी जो झारखंड में देखी जाती है वो उकठा बीमारी है, जिसको कि जीवाणु उकठा के नाम से हम लोग जानते हैं। यह जो है पौधे की किसी भी अवस्था में बीमारी आती है, इससे पूरा का पूरा पौधा उकट जाता है। किसान भाई इसको पहचानने के लिए सिंपल सा है कि यदि पौधा आपका उकट रहा है तो उसको आप उखाड़ के ले आएँ और उसको एक तेज ब्लेड से उसको कट कर दें। बीच से उसके तने को काट दीजिए और एक शीशे के गिलास में पानी लेकर उसको डुबाएँ। यदि
जब आप पानी में तने को कटे हुए भाग को डुबाएंगे तो उसमें से जो है ऊजिंग निकलेगा, वाइट ऊजिंग जो है करना था पानी में गिरते हुए दिखाई पड़ेगा। इससे आप जान जाएंगे कि आपके खेत में जो जीवाणु उठा है। इस बीमारी के लिए जो है किसान भाइयों को सर्वप्रथम जो बीमारी आती है इसके लिए ये जो मृदा जनित है और इसकी रोकथाम जो है आपको जो है रेजिस्टेंट वेराइटी जो रोगरोधी किस्में हैं उनका चयन करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे टमाटर और बैगन में ICR प्लांडू ने जो कुछ प्रजातियां विकसित करी हैं, जैसे बैगन की बात हम बता रहे हैं तो बैगन में स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण प्रतिभा जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है, झारखंड के लिए काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। और हमारे यहाँ से ज़्यादातर किसान जो है इस तरह के बीजों का जो है चयन कर रहे हैं जो बैगन के लिए है। और टमाटर में हमारी जो 2 प्रजातियाँ जो ज़्यादातर जो पूरे झारखंड में ज़्यादा डिमांड है वो है स्वर्ण संपदा और स्वर्ण लालिमा। ये 2 प्रजातियाँ जो है टमाटर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। किसान भाइयों को इन प्रजातियों का चयन करने चाहिए जिसके यदि ये प्रजातियां चयन करते हैं तो किसान के खेत में उगटा बीमारी नहीं आती है। इसके अलावा यदि बहुत सारे किसान भाई की फसल में जो फल लगा हुआ है फल सड़न होने लगता है या तना सड़न होने लगता है, या आप देखेंगे इस समय जो कोलेटोट्राइकम का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है बरसात के दिनों में, जो कि इसमें फल सड़ने लगता है, तने के ऊपर जो है धब्बे पड़ जाते हैं, तो इस पे ध्यान रखना है। और इस तरह की यदि बीमारी आती है तो किसान भाइयों को तुरंत जो है कवच एक फंजीसाइड आती है उसको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला के इस्तेमाल करना है। यदि ये कवच फंजीसाइड उपलब्ध नहीं है तो आप ले सकते हैं एंट्राकोल को भी 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें। यदि अभी दवा उपलब्ध नहीं है तो बाविस्टीन ले लीजिए जो कि कार्बेंडाजिम के नाम से जाना जाता है, इसका छिड़काव करें और इसका जो रेट होगा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ, तो आप जो है पौध की बीमारियों जो खड़ी फसल में जो बीमारी आती है प्रमुख रूप से जो तना सड़न, फल सड़न, पत्ती सड़न, इस तरह की समस्याओं से आप अपनी फसल को बचा सकते। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और वर्षाकालीन सब्जियों में रोकथाम करके आप अच्छे से अच्छी पैदावार पैदा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। चलिए, क्या कहें, वाह, जानकारी तो काफ़ी अच्छी थी। आज हम लोग बरसात से संबंधित ही ढेर सारी जो जानकारी थी वो अपने किसान भाइयों को उपलब्ध करा चुके हैं। वैसे भी बारिश का मौसम है और चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। बिल्कुल, लेकिन ये हरियाली बरकरार रहनी चाहिए गर्मी के मौसम में भी, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो बरसात का जो मौसम में जो बारिश होती है उस बारिश के पानी को हम अगर बचा करके रखें, संजो करके रखें, तो आने वाले दिन में गर्मी के मौसम के लिए वो हमें काफ़ी राहत देगी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे किसान भाई बहनों को कहीं ले जाने का। किसान भाई बहनों, ओह अच्छा, तो चलते हैं पुणे, वहाँ से भी हमारे लिए कुछ खास जानकारी है हम सब के लिए, तो उस जानकारी का भी लाभ उठा लेते हैं। बिल्कुल। मौसम खेती परामर्श बुलेटिन। आज आसमान में बादल रहेंगे, साथ ही 15 से 18 मिलीलीटर बारिश होने की संभावना है। हवा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर बहेगी। आज का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। पिछले 4 दिनों में छिटपुट बारिश हुई है और अगले 4 दिनों में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसलिए किसान मध्यम और निचली जमीन में वर्षा जल संग्रह करने का प्रयास करें। धान को छोड़कर अन्य फसल के खेतों से जल निकास की उचित व्यवस्था बनाएं। जो किसान इस समय मकई की बुआई करना चाहते हैं वो कम अवधि वाले किस्म बिरसा मक्का 1 और बिरसा मक्का 2 लगाएं। गंद्र भाई, हमारा ये काम भी तो पूरा हो गया, लेकिन बहुत खेत के साथ कहना पड़ा, कुछ वक्त के लिए हमें उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, लेकिन चलते चलते झुमकी बहन, इसमें खेत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक आएंगे कैसे? तो किसान भाइयों, अब हमारे जाने का वक्त हो चला है और जाते जाते हम आपको अपना पता बताएंगे, ताकि आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमें खतों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। और हमारा पता नोट कीजिए, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार।